ओके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज one of the body part in our organ system in our body that involved to the taking energy from the carbohydrate like food material to the to and it will be changed into the cellular level of energy. So it means that digestive system ने food carbohydrate को टेकन किया और इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स के फॉर्म से ये क्या करेगा, सेलुलर लेवल में एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू एनर्स, जैसे आपने बताया। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो हमारे ह्यूमंस बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की नीड है। उस एनर्जी को फूड मटेरियल के थ्रू, फूड प्रोडक्ट के थ्रू इसको हेल्प करता है। सो पहला डेफिनेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली इन्वॉल्विंग इन द टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड और अदर सोर्सेज। तो ये होगा, आपको ऐसे समझाना है कि ये चीजें हमारा डिफाइन में जाएगा कि इसमें ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व है। लेट्स मूव इनटू द एनाटॉमी। सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ, तो माउथ से स्टार्ट होगा। इन जनरल टर्म में आप क्या बताओगे, अब आपको यहाँ कैविटी नहीं बताना, सलाइवा नहीं बताना, बताने को बता सकते हो, दैट इज इन अ मोर डिटेल। आप सीधे बताओ कि माउथ है, फिर ओरल फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, फिर इसोफेगस है, फिर स्टमक आ जाता है। स्टमक के बाद क्या आएगा, स्टमक में भी लोग डिवाइड करके ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी पार्ट इन स्टमक। हम्म। सो ये पूछेंगे अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोनोस्कोपी या इससे रिलेटेड है, क्योंकि हम्म। वहां पे ये जाएगा। तो वहां पे पाइलोरिक होता है, बॉडी होता है, फंडस होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। तो आपको थोड़ा सा ऐसे चलना है, इसोफेगस इज ओके, फूड पाइप इक्वल टू इसोफेगस। फिर आप हम्म। ये स्टमक, स्टमक के क्या पार्ट आएंगे, पाइलोरिक होगा, बॉडी होगा और फंडस। फंडस होगा। फिर आप नीचे जाओगे, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ेगा, यहाँ पे ड्यूडेनम होगा, जेजुनम होगा, इलियम होगा। राइट, आप ऐसे ध्यान से जाना। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाओगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको क्या दिखेगा, सीकम होगा, असेंडिंग कलोन होगा, ट्रांसफर कलोन होगा, डिसेंडिंग कलोन होगा, सिग्मोइडल होगा, हम्म। रेक्टस और एनस। ये चीजें आपका किस में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। राइट। हाँ। इसके ठीक है। अलावा सब एसेसरी ऑर्गन्स होता है। एसेसरी ऑर्गन्स जैसे बताया था कि कि देयर ये आर फ्यू। हाँ, स्प्लीन हो गया, हमारा लिवर हो गया। लीवर हो गया आपका, पेनक्रियाज हो गया, गाल ब्लैडर हाँ, हो गया, ये सारी स्प्लीन, चीजें हाँ, ये आपके सब हमारे असेसरी ऑर्गन हो गए जो एसेसरी हाँ ऑर्गन, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। दैट विल बी लाइक फोकस। तो ये आपकी क्या हो गई, एनाटॉमी हो गया। अब आप बात करोगे कि फिजियोलॉजी की बात करोगे, तो आप ये पॉइंट बता सकते हो कि जो हमने फूड स्टमक में माउथ के थ्रू आया था, वहां पे सलाइवा हेल्प करता है फूड को और प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट कराने में। फिर वहां से हाँ। स्टमक के अंदर आता है, स्टमक के अंदर कुछ पाइलोरिक जूसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक जूस हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब हेल्प कराते हैं। फिर यहाँ गाल ब्लाडर से बाइल जूस आता है। ये फिजियोलॉजी बता रहा हूँ। देखो, हम्म। पहले टर्म्स में मैंने एनाटॉमी बताया, नाउ आई मूव टू द फिजियोलॉजी। फिर हमारे स्टमक क्या करता है, फूड को, वाटर को और जो भी फूड मटेरियल है उनको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कुछ ऑब्जर्प्शन वहां पे होता है, जो हाँ। मिनरल्स है, विटामिन से, कैल्शियम है। फिर वो मूव हो जाते हैं किसमें, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन। में, जहाँ पे भी हमारा जो फैट वगैरह है, मिनरल्स जो रिमेनिंग है, उनका वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये मूव हाँ। होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादातर ये वाटर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग थिंग्स को ये वेस्ट फॉर्म में आगे हम्म। पास करता जाता है। इस तरह से हमारा फिजियोलॉजी वर्क करता है। फिजियोलॉजी में और डिटेल में है, बेटर इन अ बीइंग अ कोडर इतना होना चाहिए, इतना पता। ठीक है, साथ में अपेंडिक्स भी रहता है अगर वो चीज है। ये आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन इसी को सिस्टम में बताया। मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया कि ऐसे ऐसे बोल रहे, राइट। हाँ। हाँ। तो ये हो जाएगा। प्रोसीजर का नाम आप बता सकते हो कि इसोफागस के अंदर अगर कोई रिपेयर हो रहा है, ईजीडी हो रहा है, ईजीडी क्या होगा, माउथ के थ्रू इसोफेगस और हाँ। डिडेनम स्टमक तक गया तो ईजीडी प्रोसीजर स्कोप के थ्रू अगर वो कंप्लीट। करेगा। हाँ। गैस हाँ। अगर स्टमक के अंदर कोई प्रोसीजर हो रहा है, फंडोप्लास्टी होता है, हम्म। कुछ वहाँ बाईपास सर्जरी होती है, कुछ हम्म। और प्रोसीजर होते हैं, तो आप ऐसे ऐसे दो चार प्रोसीजर हर सिस्टम से देख सकते हो, राइट। ठीक। लैरिंगोस्कोपी है और फेरिंगोस्कोपी है, ईजीडी का है। तो इस तरह हम्म। से आपका इस चलते जाओगे। स्टमक पे हो गया, फिर आप आते हो क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो वहीं हम्म वहां पे क्लोनोस्कोपी और ईजीडी वाला पार्ट ड्यूरेनम हम्म तक जाता है, कुछ वहां पे रिपेयर हो गया, रिसेक्शन हो गया, इस तरह का है। जब आप सीपीटी में देखोगे, मैं समझाऊंगा, आपको आइडिया लगेगा। फिर क्लोनोस्कोपी में लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोसीजर, सारा ये चीजें देखते हैं, अपेंडिक्स रिमूवल हो रहा है, गाल ब्लैडर रिमूवल हो रहा है, बाइल पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये सब चीजें हैं कि आपको बेसिकली पता है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे पैनिक नहीं होना है। मैंने जैसे बताया, अगर पूछता है कोई कि लाइक हाउ हाउ यू एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिफाइन करो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एनाटॉमी, देन मूव टू द फिजियोलॉजी। देयर आर सम लाइक मोस्ट कॉमन डिजीजेज, गैस्ट्राइटिस बता दिया, अल्सर बता दिया, क्रोहन्स डिजीज बता दिया, दो चार और जो भी रहेंगे, गाल स्टोन हो गया, ये सारी चीजें फ्रॉम बिलोंग टू फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोसीजर बता, आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। अगला इंटरव्यू में जो पूछेगा आपको, वो बताएगा कि हाँ बंदा जानता है। और ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया, सिमिलरली आप हर सिस्टम को बोलोगे, हम्म राइट। सिस्टमैटिकली। यस, तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज प्रूफ होता है, कॉन्फिडेंस आता है, बंदा समझता है कि बंदा को आगे हम ट्रेनर बना सकते हैं, सेमी बना सकते हैं, क्लाइंट को एक्सप्लेन करना होगा तो बताएंगे। अब हमने क्या उठाया कि सीधे कहीं का कहीं डाला। देखो, अगर मैं चाहूँ तो फिजियोलॉजी पहले बताना तो भी बता सकते हैं कि माउथ का क्या फिजियोलॉजी है, इसोफेगस का क्या है, इसोफेगस के अंदर काट ये होता है, फूड को हेल्प करता है पास करने के लिए, लिक्विड को पास करने के लिए होता है। स्पिनेक्टर्स होते हैं स्टमक और इसोफेगस के बीच में, जो कि खाना जो एसिड बाहर ना आ पाए उसको स्टॉप करते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजी में आएगा। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, ऑर्गन्स कैसे वर्क करते फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन। हैं। राइट राइट राइट, तो फंक्शन क्या है, ये चीजें क्या है। तो इस तरह से आप खुद इतना बड़ा नहीं सोचना, सब पता है आपको, बट इसको थोड़ा सा जब भी आप माइंड में देखो, इसको प्रैक्टिस करो। सडनली कोई पूछता है व्हाट यू अंडरस्टूड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ना, अगर आप गैस्ट्रो वगैरह की सर्जरी की कोड इंटरव्यू देने जाओगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टूड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ऐसे, तो सिंपली आपको नाम नाम पहले बताना है एनाटॉमी में, फिर थोड़ा बहुत जाके ये बता दो। प्रोसीजर डिजीज बताओ या ना बताओ, चलता है। क्लियर है, क्लियर। चलेगा। तो अभी हम ना क्या समझेंगे कि जो गैस्ट्रो की सर्जरी होती है, तो उसमें जनरली ओपन प्रोसीजर होगा या स्कोपी के थ्रू होगा। तो जो भी ओपन प्रोसीजर होगा वो हर ऑर्गन पे हो सकता है। जैसे माउथ है, तो माउथ में ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल ओपनिंग। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सर्जिकल ओपनिंग प्रोसीजर जनरली वहीं पे होता है जो इनसाइड ऑफ बॉडी है, राइट। मान लो कि बॉडी के अंदर जो पार्ट है उनको ओपन करके जाएंगे, जो अगर हाँ। नेचुरल नेचुरल ओपनिंग के थ्रू है, वहां पे या तो एंडोस्कोपिक लगाएंगे, या कोई परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक, या कोई टोर कार्ड या कैमरा या कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। तो अगर ओके। माउथ माउथ के अंदर अगर करेंगे, तो ये हमारा कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी करा, मान लो कि उसने टॉन्सिल रिमूव किया, तो हम्म क्या उसके लिए अलग से इंसिजन करने की जरूरत है, क्या नहीं, वो, उसे। हाँ, ओपन, एक्चुअली हाँ, ओपनिंग है ही ऑलरेडी। तो ये नेचुरल ओपनिंग होता है, हमारे बॉडी नेचुरल, में हाँ। 6-8 ओपनिंग्स होते हैं, नेचुरल ओपनिंग होता है। अगर उसके थ्रू ज्यादातर एंडोस्कोप वगैरह लेते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, नोज हो गया, आपके अदर्स बॉडी पार्ट हैं, तो वहां से भी ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो इस तरह ठीक। हम समझेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। अब आप बोलोगे कि टॉन्सिलेक्टोमी का, अभी इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, उसमें लिखेगा कि पार्शियल और कंप्लीट। हम्म पार्शियल और कंप्लीट का क्या क्वेश्चन आएगा टॉन्सिलेक्टमी में, कि उसने लोब होता है, टॉन्सिल में लोब हो गया, तो एक लोब निकाला या दो लोब निकालेगा, एग्जाम्पल लिखा रहेगा कि एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियल टॉन्सिलेक्टमी और कंप्लीट। तो आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना लोब निकाल रहा है। थायराइड का निकालेगा, ये भी आपका इसमें ही आता है। थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड से अगर उसकी सर्जरी कर रहा है, थायराइड को जनरली रेस्पिरेटरी में भी लेते हैं और गैस्ट्रो में भी ले सकते हैं, तो दोनों जगह इनके होते हैं। तो आपको अगर इस तरह का, मतलब जो भी हमने ऑर्गन्स अभी देखा है, उससे रिलेटेड कोई सी भी सर्जरी हो सकती है, ठीक है। हम्म अगर मान लो इसोफेगस के अंदर पोलिप्स हो गया, माश हो गया, या वहां पे कुछ टीयर हो गया, तो उसकी सबके रिपेयर कर सकता है, तो उससे रिलेटेड आपका प्रोसीजर करेगा। स्टमक के अंदर बहुत सारे सर्जरी होती है, बहुत ये होता है, वो भी चलेगा। मोटापा को रोकने के लिए वहां पे बायोट्रिक सर्जरी करते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। स्लीव स्लीव एक्टमी होती है, एक स्लीव सर्जरी होती है और एक और होती है बलूनिंग।
बैलूनिंग वगैरह, यस। तो हाँ। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, उनमें ज्यादातर चीजें मुश्किल वाले नहीं है कि आपको अलग हम्म। जाना हो, सीधे एक लाइन की प्रोसीजर है, एक लाइन का कोड है। वहां पे हम्म। कंप्लीट, पार्शियल और कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो हम आपको बताएंगे। अभी हाँ। हम लोग लार्ज क्लोन से चलते हैं, क्लोनोस्कोपी से। जैसे आपने बताया था कि आपको थोड़ा आइडिया है, तो फिर भी हम समझेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, क्या कहते हैं कि इमेज में, हम्म। तो देखो अगर इमेज आप, में ये है ना कि अगर सिग्माइडेक्टमी हो रखी है तो हम 45330 लगाया हुआ है। अगर जो कोलोन है वो हमारा हेपेटिक तक जा रहा है बट सिकम तक नहीं जा रहा है तो 45378 विद 53 मॉडिफायर डिसकंटिन्यू द सर्विसेज। और अगर सिकम तक जा रहा है तो 45378 कोड जा रहा है फुल वो उसके लिए राइट राइट, अभी हम ना कोलोनोस्कोपी के लिए। डेफिनेशन देख लेते हैं क्लोनोस्कोपी क्या है। ये थोड़ा अगर याद हो जाए तो याद कर लेंगे, नहीं तो कोड तो सिलेक्ट सही है। हाँ क्लोनोस्कोपी में एक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ द इंटायर क्लोन फ्रॉम द रेक्टम टू द हम्म। सीकम, मतलब तो यहाँ से लेके, यहाँ सॉरी, यहाँ से लेके, अगर आ, क्लोन ऐसे ऐसे इंसर्ट करके जा रहा है कहाँ तक, हाँ सीकम तक सिकम रीच किया, सिकम तक तो हाँ। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट examination of हाँ। the entire clone from the rectum to cecum, हाँ। and may include the examination of the terminal ileum, ये पार्ट किसका होता है, और स्मॉल बॉल proximal of the anastomosis। सो टर्मिनल एलियम कौन सा है, ये वाला स्मॉल नी इंटेस्टाइन का पार्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे सीकम से कनेक्ट होती है। होती है। अच्छा। ठीक है, इलियम का लास्ट वाला पार्ट होता है ये, वो सॉरी। हमारे सीकम से कनेक्टेड होता है मतलब। राइट राइट राइट, ओके वहां से ओके। खाना फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ठीक है इस ऐसे ठीक ये है। ट्रेवल करता है। हाँ। ठीक है। तो हाँ। अभी अभी हमके समझ आया है कि क्लोनोस्कोपी प्रोसीजर का कंप्लीट मतलब क्या है, कि अगर क्लोनोस्कोप या कैमरा या इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने क्या किया, रेक्टम और एनएस के थ्रू इंसर्ट करके, या एडवांस लिखते हैं यहाँ, इनकी मेडिकल लैंग्वेज में एडवांस बोलेंगे। एडवांस किया मतलब अंदर डाला, यहाँ से डालते हुए लेके जाएंगे कहाँ तक, सिक्कम तक। दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोनोस्कोपी। हम्म। राइट। कोड हम्म। कैसे सेलेक्ट करेंगे देखेंगे। तो वही ठीक है। बता रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ द टर्मिनल एलियम और स्मॉल बाउल प्रॉक्सिमल ऑफ द एनाटोस्मोसिस, तो ये वाला आपका कंप्लीट क्लोनोस्कोपी होगा। अगर मान लो कि आपका क्वेश्चन आया कि सिग्मोइडल तक आया, तो हम ये कोड का डिस्क्रिप्शन जब देखते हैं तो उसमें आएंगे। क्लोनोस्कोपी थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमा का मतलब क्या निकलेगा, स्टोमा। मतलब कि एक होल बना दिया है। यस, तो अभी जैसे यहाँ से ये क्या किया कि सिक्कम में ना जाके पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर कोई एक यहाँ पे ओपनिंग कर दिया, और उसके थ्रू क्लोनोस्कोप डाल के हाँ। विजुअलाइजेशन कर रहा है, दैट्स कम्स हाँ। अंडर द स्टोमा। हाँ। एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोन फ्रॉम द कोलोस्टमी स्टोमा टू द सीकम और clone small intestine anastomosis may include the examination of the terminal ileum और intestine immediately proximal, ये तो ये कहने का मतलब है कि एक तो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू जाएगा हम्म। क्लोनोस्कोपी, और एक आपका किसके थ्रू जाएगा, कोई आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। ओपनिंग ओके। आर्टिफिशियल ओपनिंग। राइट, हम्म। और ये ओपनिंग कहीं भी बना सकता है जहां से वो लोग, उनको इजी लगेगा। क्या होता है बहुत सारे केसेस में, लाइक एक्सीडेंट का केसेस है, या ब्लॉकिंग है और कोल्जन का केसेस है, उस केस में क्या हो जाता है, ये लोग एक ओपनिंग बना देते हैं जिसके थ्रू देख पाते हैं या विजुलाइज करते हैं, या उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते रहते हैं। ठीक है। हम्म। टाइप ऑफ स्कोप, क्लोनोस्कोपी का क्या स्कोप होता है, ये डिफिनेशन पूछते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो पूछेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द रिजिड और फ्लेक्सिबल क्लोनोस्कोपी। हम्म। क्लोनोस्कोपी नहीं पूछेंगे, स्कोप पूछेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिजिड स्कोप और फ्लेक्सिबल स्कोप, क्या होगा, मीनिंग क्या बोलता है। देखो अगर यहाँ है ये रेक्टस एनस सिग्मोइडल, यहाँ तक क्या करेंगे, अगर एग्जामिन कर रहे हैं तो वहां पे रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या है, वो स्टेट है एक, स्कोप सिर्फ स्टेट या जो भी डायरेक्शन है वो मुड़ेगा नहीं, हार्ड है वो, रिजिड है। हम्म। रिजिड का मतलब क्या है, वो एकदम स्टेट है, वो मुड़ फिक्स नहीं हाँ। सकता, फिक्स है। ठीक और है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, कि अगर वो अप एंड डाउन, अगर राइट लेफ्ट हाँ अप, मूवेबल है। मूवेबल। तो अगर कोई पूछता है, इससे जनरली क्या होता है, रेक्टस का
सिग्मॉइड तक, मतलब जहां तक थोड़ा इंसर्ट करके देख सकते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका कोड है। अगर सिग्मोइडोस्कोपी हो रहा है, रेक्टस का अगर स्कोपी हो रहा है, उस समय वो लोग टाइप ऑफ द स्कोप रिजिड वाला यूज करेंगे, हम्म। ठीक है। हम्म। स्कोप एंट्री, ट्रांसनल और क्लोस्टोमी, जो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि अगर एनल के थ्रू जा रहा है, ट्रांस एनल, या ओपनिंग के थ्रू जा रहा है, ठीक है। हम्म। हम्म। अब जो सीपीटी कोड है, अगर आप कोड की लैंग्वेज देखोगे तो यहाँ से स्कोप डाला, अगर सिर्फ यहीं तक किया है, सिग्मॉइड तक ही किया है, तो उसके लिए हमारे पास अलग से सीपीटी है। क्या है वो? सिग्मोइडोस्कोपी का, हम्म। ठीक है। यही वाला हम्म। कोड है ये 45330। हम्म। चेक कर लेंगे इसका ये कोड डिस्क्रिप्शन क्या देता है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से लेके ये आपका स्प्लेनिक फ्लेक्चर, स्प्लेनिक फ्लेक्चर क्या है, इस एरिया में क्या रहता है, स्प्लेन होता है, इसलिए इसके, इसको स्प्लेनिक बोलते हैं। राइट राइट। तो यहाँ से ये वाला जो पोजीशन है, इससे नीचे की अगर सर्जरी हुई है, प्रोसीजर हुआ है, उस हम्म। केस में आप ये वाला सीपीटी यूज करोगे 45330। ये हाँ। सिग्मोइडो से रिलेटेड है। जैसे हाँ। ये स्प्लेनिक क्रॉस करके ट्रांसफर में इंटर कर जाएगा स्कोप, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? क्लोनोस्कोपी का फोर फाइव। सीपीटी। हम्म। ये डायग्नोस्टिक का कोड है। अगर वो जो भी, अगर वो थेरेपेटिक होगा, पॉलिप्स रिमूव करेगा, तो उसका थेरेपेटिक लेंगे, लेकिन अभी हमने डायग्नोस्टिक का लिखा हुआ है 45378। अब यहाँ तक बोला है कि इसने सिर्फ यहीं तक गया, ट्रांसफर क्लोन पे गया, और सिक्कम तक नहीं पहुंचा। हम्म। ये स्प्लेनिक फ्रैक्चर तो पार हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने, सिक्कम तक नहीं पहुंचा है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, अगर डायग्नोस्टिक है तो 53 लगाएंगे, अगर थेरेपेटिक है तो 52 लगाते हैं। तो लगाएंगे रिड्यूस सर्विस। राइट, तो उसका है, चार्ट है हमारे पास कैसे करते हम्म। हैं। तो इस हम्म। तरह आपको ये याद रखना है कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर ये हम्म। वाला है। अगर एक क्लोनोस्कोप स्प्लेनिक फ्लेक्चर को क्रॉस कर गया, तो क्या मानेंगे उसको, क्लोनोस्कोपी का प्रोसीजर हो रहा है, विथ हम्म। और विदाउट मॉडिफायर जाएगा। अगर उससे नीचे है तो फिर वो आप कौन सा सेक्टर से जाओगे? अगर वो सिर्फ रेक्टस तक हुआ तो रेक्टोग्राफी या करके स्कोपी करके है उसका, कॉल्पो कुछ करके आता है, उस कॉल्पो आता है या कुछ ऐसे टर्म यूज होता है, वो बताएंगे आपको, स्कोप है तो उसका करेंगे। अगर सिग्मॉइड तक रीच हुआ है तो सिग्मॉइड वाला जाएगा, और कंप्लीट सिकम तक पहुंचा तो हमारा कंप्लीट क्लोनोस्कोपी होगा। बीच में रह गया तो हम रेडियोस सर्विस लगाएंगे। तो अब तक ये वाला में कोई डाउट है कि कैसे क्लोनोस्कोप इंसर्ट होता है, कैसे जाएगा, क्या इनकी बेसिक टर्म और गाइडलाइन है? तो ये पूछेंगे कि आप कब 52 मॉडिफायर लगाओगे, कब 53 लगाओगे। सर 52, 52 मॉडिफायर इसलिए लगाया ना क्योंकि वो बीच में ही रोक दिया प्रोसीजर जो है, इस वजह से ना। मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ ट्रांसफर कोलन तक ही स्कोप गया है, सिक्कम तक नहीं पहुंचा। सिक्कम तक कंप्लीट होगा तो हमारा क्या जाएगा, कंप्लीट है। और ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लिया है इसलिए 53 ले रहा है। अगर थेरेपेटिक होता तो क्या लेते, 52। दिखाता हूँ, है गाइडलाइन अपनी, ठीक है। हाँ, एक्चुअली पता है 53 और 52 का एक डिसकंटिन्यू है, एक रिड्यूस सर्विसेज है। ठीक है। तो डिसकंटिन्यू मतलब इसलिए होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, फिजिशियन की मर्जी से नहीं होता। और रिड्यूस सर्विसेज वो होता है कि फिजिशियन को जितना उसको चाहिए होता है उतना उसको रिजल्ट मिल जाता है, वो अपनी इच्छा से उसको स्टॉप कर देता है प्रोसीजर। एक क्लोनोस्कोपी ट्री है, आई थिंक इसमें है या हाँ, नहीं। वो सीपीटी बुक में भी दिया हुआ है एक्चुअली। राइट राइट, सीपीटी में ही देखा था मैं, इसमें दिखा रहा था। हाँ, मैंने वहीं से ही पढ़ा था उसमें। बहुत मुश्किल से समझ आया था मुझे ये कॉन्सेप्ट। क्यों इतना टफ है? मतलब एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा था, बार बार पढ़ा, मतलब मॉडिफायर पढ़ा, फिर इसको पढ़ा कि इसमें यही क्यों लगा है। तो बार बार पढ़ने के बाद समझ आया कि इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। राइट, देखो अभी आपको ना यहाँ के क्लोनोस्कोपी ट्री है, हाँ, ये वाला, राइट। यही आप ट्री मैंने देखो, याद किया हुआ है, गुड। तो अगर थेरेपेटिक और आप ये डायग्नोस्टिक। देखोगे यहाँ पे हाँ। कि क्लोनोस्कोपिक डिसीजन ट्री, मतलब इससे आप मॉडिफायर क्या लोगे, तो लिखा है ना डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और थेरेपेटिक प्रोसीजर। आपको दो हम्म। चीजें याद रखनी है, यहाँ से आपका डिवाइड है।
तो अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल देख रहे थे इसमें हमारे पीपीटी में, कि हमने क्या देखा, वो डायग्नोस्टिक वाला है, राइट। तो इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, डू नॉट रीच टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। तो उस केस में हमने कौन सा कोड लिया, सिग्मोइडोस्कोपी का, दिखा 45330, राइट। मतलब क्या था, ये स्कोप अगर आपका कहाँ तक गया हुआ है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर से पहले है, तो हमने क्या कोड लिया है, 45330, जो कोड जीरो। होता है हाँ स्प्लेनिक फ्लेक्चर का, राइट। हाँ और जैसे आप यहाँ पे पहुंच जाते हो, क्या कहते हैं कि ट्रांसफर क्लोन तक ही पहुंचा है, इसने हम्म, सिकम तक नहीं पहुंचा है, तो क्या कोड लिया है इन्होंने, 53 लिया। 53 हाँ क्यों लिया है, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे बियॉन्ड द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, मतलब स्प्लेनिक फ्लेक्चर के बाद तो पहुंचा वो, हाँ, बट बट नॉट नॉट रीच द सिकम। सिकम। तो उस केस में इन्होंने क्या लिया, कोलोनोस्कोपी का सीपीटी 45378 विथ मॉडिफायर 53। 53। 53 हाँ क्यों लिया है, क्योंकि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। हाँ, अब टू सिकम चला गया तो क्या हो जाएगा, फोर फाइव कंप्लीट थ्री एट प्रोसीजर। हाँ नो मॉडिफायर रिक्वायर्ड, राइट। हाँ, मतलब ये कंप्लीट डायग्नोस्टिक, कंप्लीट कोलोनोस्कोपी हो गई है। राइट। तो डायग्नोस्टिक हो गया, तो आपको समझ आया कि क्या करना है। ये कोलोनोस्कोपी की कोई गाइडलाइन भी होती है क्या? ये तो हमारा कोलोनोस्कोपी हम कैसे कर रहे हैं वो है टाइप और वो सब, क्या इसकी कोई गाइडलाइन भी होती है? क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर कोलोनोस्कोपी। तो मैं उनको यही ट्री समझा रही थी, उनका नहीं, गाइडलाइन क्या होती है? चलो पढ़ेंगे वो भी, अभी ये ट्री पे हम देखते हैं, गाइडलाइन है हाँ, बेसिक, कुछ गाइडलाइंस होती है मेडिकेयर के केस में क्या होता है, ये ठीक सारी है, चीजें देखेंगे। तो ठीक है। अभी आपको ये समझ आया कि 53 कब लगाओगे, जब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा और प्रोसीजर स्प्लेनिक फ्लेक्चर से क्रॉस कर गया होगा और हम्म सिकम तक नहीं पहुंचा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम्म, 53 लगाएंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, जैसे ठीक कि है, यहाँ पे ट्रांसफर क्लोन तक ही प्रोसीजर हुआ है और सिकम तक नहीं पहुंचा है, तो हमने 53 लगाया, ठीक ठीक है। है, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरा थेरेपेटिक साइड में। अब डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक में क्या डिफरेंट है। Diagnostic just examine, just identify the what is the problem, what is the disease. But in therapeutic, just treatment of that condition. ओके, राइट। तब अब क्या होगा कि जो ये इंडोस्कोप या स्कोप को इंसर्ट करेगा, तो Hmm. इंस्पेक्शन पर्पज से, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे गया, स्कोप से देखा, विजुलाइज Hmm. किया, थोड़ा Hmm. बहुत सैंपल लिया और वो निकल गया, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। मतलब उसने कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं किया। अब जैसे उन्होंने डायग्नोस्टिक में देखा कि वहां पे लार्ज क्लोन, सॉरी, ये जो सिकम है या ट्रांसफर क्लोन है, उसके पास में वहां पे पोलिप्स है। पोलिप्स क्या है, एक मास दिख रहा है, एक वहां पे कोई सा भी मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रहा है। तब उन्होंने क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक कन्वर्ट इनटू द थेरेपेटिक। अब वो थेरेपेटिक में क्या करेंगे, क्लोनोस्कोप डालेंगे, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के जो पोलिप्स है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक। मतलब क्या किया उसने, कट किया और वहां से लिया। अब वहां से वो क्या करेगा कि बायोप्सी भी करेगा, कुछ टिश्यू भी कट करेगा, ये सारी चीजें वहां पे आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर पोलिप्स रिमूव कर रहा है, कोई सेल या टिश्यू कट कर रहा है, वो किस में आएगा, किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, दैट कॉल्ड एज अ थेरेपेटिक। जो इन्हें अच्छा डेफिनेशन बताया कि डायग्नोस्टिक मतलब इंस्पेक्शन, Identify the disease. और इसमें क्या होगा, ट्रीट द डिजीज, ओके। अब हाँ, यहाँ पे आया कि डज नॉट रीच टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, सेम कहानी है, कहाँ तक नहीं पहुंचा। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचा, मान लो ये कोड हमने एग्जांपल डायग्नोस्टिक का दिया, अब यहाँ पे थेरेपेटिक का चलेगा। अगर स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक रीच नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या कोड लेंगे, ये वाला सेक्शन से 45331 से लेके फोर फाइव हाँ, थ्री थ्री जैसे सेवन ये इसमें डायग्नोस्टिक में 45330 है तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे 78 है तो यहाँ 79 हो जाएगा। राइट, राइट। तो अभी ऐसे क्या याद है किया था मैंने। कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक है, और ये अगर हम्म ये क्या किया कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर को क्रॉस कर गया बट सिक्कम तक नहीं रीच हुआ, उस केस हम्म, में आप ये क्या करोगे, 45379 से लेके 45378, ये हाँ एज पर लोकेशन कोड है, दिखाऊंगा मैं, तो हाँ, आपको पता लगे। ठीक अब है, तो ठीक है। सिक्कम तक चला गया और कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कोई मॉडिफायर नहीं लगा, यहाँ नहीं पे सॉरी, लगेगा। यहाँ पे मॉडिफायर 52 लगा 52 था, लगेगा, डिसकंटिन्यू द और ये वाला प्रोसीजर। हम कोड रहे।
अब आपसे कोई पूछेगा कि क्लोनोस्कोपी में 53 कब लगाओगे और 52 कब लगाओगे, डिफरेंस हाँ बता दोगे? हाँ दो यस लाइन का सर। डिफरेंस है। अगर हाँ, प्रोसीजर डायग्नोस्टिक है, तो वी आर 53। तो हाँ 53 क्लोनोस्कोप इज और नॉट रीच टू द सीकम, that time we are using 53. अगर क्लोनोस्कोप do not reach to the cecum and therapeutic procedure performed, that time we are using 52 modifier. क्लियर है हाँ भैया? 52। हाँ हाँ। यस तो सर। ये ट्री, इसको बोलते हैं क्लोनोस्कोपिक ट्री। तो अगर आपने सही बोला कि कोई गाइडलाइन पूछा क्लोनोस्कोपी का, तो एक पॉइंट यहाँ बन सकता है गाइडलाइन का कि डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक और 52 मॉडिफायर 53 मॉडिफायर ये है। तो ये आपने बताया होगा कि ऐसे डालता वैसे डालता, दैट इज मूव टू द लाइक एनाटॉमिकल पार्ट, ये भी गाइडलाइन है, बट वो अगला क्या जानना चाहता है उसके ऊपर हम चलेंगे, कुछ एक्चुअली गाइडलाइन। क्या होता है, हर इंटरव्यू वाला ना आंसर कुछ अलग सुनना चाहता है। जो हमने एक इंटरव्यू वाले को आंसर दिया, दूसरा वाला वो सुनना ही नहीं चाहता, उसका अलग आंसर होना है। ये मैंने डिफरेंस जरूर देखा। जैसे मैंने ऑप्टम में हुआ था, तो वहां वो कुछ और सुनना चाह रही थी, मैंने एक लाइन का आंसर दिया, उसे वो सफिशिएंट नहीं लगा। सेम जब चलो मैंने कोई नहीं, हम एसआईएस ना में दिया, तो वो कहता है इसमें तो सिर्फ एक लाइन का आंसर बनेगा, इसमें इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो हर इंटरव्यू वाला अलग आंसर सुनना चाहता है। मतलब जैसे ना आपको ना एक सेटअप करना है कि अगर वो पूछा क्या है, अगर मान लो इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप हाँ सब बताओगे। वो पूछा कि एक्सप्लेन लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको सारा डाइजेस्टिव नहीं बताना, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ तो वो हाँ। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का करेंगे, इस प्रैक्टिस तरह। वो उससे आएगा। अब इसके हम्म जो कोड स्टार्ट है 4530, प्रोक्टो सिग्मोइडोस्कोपी। यहाँ देखो दिखा था रिजिड, हम्म। दिखा है ना डायग्नोस्टिक। अब समझ आ रहा है क्या है, विद और विदाउट हाँ हाँ कलेक्शन ऑफ हाँ। स्पेसिमेंस और ब्रशिंग और वॉशिंग। वॉशिंग, तो अगर हाँ। ये आपको ऐसे दिखेगा तो ये, अब इसमें देखोगे विथ बायलोनिंग डायलेशन वायर, ये सारी चीजें आपको दिखेगा। ये बस एक दो ही कोड में आता है जिसके अंदर आपको ये नोट करने की जरूरत है। ठीक है। ये हम्म। सेम गाइडलाइन अगर आप सीपीटी बुक में जाओगे तो लिखा है कि थेरेपेटिक क्लोनोस्कोपी ये इज द परफॉर्म डज नॉट रीच टू द सेम, जो हमने हम्म। अभी एक्सप्लेन अभी किया। ट्री में पढ़ा था, हाँ। राइट। ठीक है। ठीक। तो अगर मैं कोड एक बार देख लेते हैं ये कोड क्या लैंग्वेज है, ताकि आप लोगों को आइडिया आएगा, फिर हम गाइडलाइंस पे चलेंगे। ट्री हमने हम्म देख लिया, सेम कोड है। अगर वहां पे क्या करा, विथ बायोप्सी सिंगल और मल्टीपल है तो ये कोड जाएगा, विथ फॉरेन बॉडी रिमूवल है तो ये कोड जाएंगे, विथ ये। तो ये आपका सेक्शन अभी चल रहा है सिग्मोइडो वाला ही, ठीक है, जो ऊपर हमने हम्म कोड देखा था। हम्म ठीक है। अगर आप ये इधर जाओगे दूसरे कोड सेक्शन में, तो इधर भी ऐसा ही है, with like removal of tumor और polyps other lesion hot biopsy forceps, ये मेथड होता है। तो इसके थ्रू अगर उस लोकेशन पे रिमूव कर रहे हैं तो आपको आइडिया आएगा। अब यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, देखो ये ना, जब भी आप कोड करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सिग्मोइडोस्कोपी कब समझोगे। ये सीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। सिग्मोइडोस्कोपी इज एग्जामिनेशन ऑफ इंटायर रेक्टम sigmoidal clone and may include the examination of the portion of the descending clone। हम्म थोड़ा पार्ट अगर डिसेंडिंग क्लोन का भी इसने किया तो दैट कम्स अंडर द सिग्मोइडोस्कोपी। अब हम्म। यहाँ पिक लाइन थोड़ा सा क्या है कि स्प्लेनिक फ्लेक्सर को क्रॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्लोनोस्कोपी। अगर उससे नीचे है तो क्या हो जाएगा, वो सिग्मोइडोस्कोपी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो, अब मैंने जो वो बताया था सिग्मोइडोस्कोपी कैसा है, फ्लेक्सिबल होगा। रिजिड वाला का ऊपर ही कोड था जो रेक्टस और ऊपर वाला पार्ट का एग्जामिन कर रहा एक्चुअली है। रिजिड वाला शायद सिग्मॉइड तक ही एंटर कर पा रहा था, उससे ऊपर जा नहीं रहा था ना। राइट 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 फ्लेक्सिबल है कि वो अंदर तक एंटर कर रहा है, स्कोप जो है। राइट। अभी हमने देखा यहाँ डेफिनेशन क्लोनोस्कोपी का भी है, 53 का भी है। तो जब भी आप कोडिंग गाइडलाइन करो ना, ये सेम आप इनकोडर प्रो में भी देखते हो ना, तो ऑप्शन मिलता है, ये सारे गाइडलाइन सेम ही है। तो नहीं हम्म। टेंशन लेना है कि क्या है, इस तरह से आपको देखना है, आपको कोड देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। लिखा है कि क्लोनोस्कोपी जो हमारा कोड है 45378, इस कोड लैंग्वेज को एक बार समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी, फिर हम हम्म। गाइडलाइन चीजों पे चलेंगे। एक्चुअली ये भी सेम डे सर्जरी में ही आ सकता है ना, पर सेम डे ही होता है। ठीक है ठीक है।
क्योंकि ठीक कल है। उसने मुझसे पूछा था कि आप लोग करते क्या क्या हो ईएनएम के साथ, आप प्रोसीजर भी करते हो सेम डे वाले, तो मैंने हाँ बोला था। तो कोलोनोस्कोपी मैंने नहीं बोला था क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि ये सेम डे वाले में ही आएगा। सेम डे 2 घंटे का प्रोसीजर है, वो ठीक स्कोप है, डालेंगे। मतलब अगर हमसे कोई पूछता है तो हम इसको भी बता सकते हैं, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। राइट राइट। अब ये देखो क्या है, ये है ना सीपीटी कोड आपको डायग्नोस्टिक और हम्म। थेरेपेटिक के हिसाब से जाएगा। डायग्नोस्टिक में तो ठीक। डायग्नोस्टिक लिखा है, अब यहाँ पे हाँ। लिखा है क्लोनोस्कोपिक फ्लेक्सिबल इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। हाँ। स्पेसिमेन इसके अंदर है, बट बायोप्सी होगा तो अलग कोड है, ठीक है। तो अभी ये ठीक है। अपना क्या है कि सिर्फ इसने डायग्नोस्टिक किया है। डो हाँ। नॉट अपेंड दिस सीपीटी कंजक्शन विद द 453, मतलब ये करा है डायग्नोस्टिक सीपीटी को थेरेपेटिक सीपीटी कोड के साथ हम कोड नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म। लिखा है फॉर क्लोनोस्कोपिक डिकम्प्रेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल डिस्टेंशन, अपना अलग कोड है। तो अगर कुछ पैथोलॉजिकल डिसेक्शन हो रहा है तो उस केस में आप क्लोनोस्कोपी का कोड अलग, सॉरी 45393 अलग से कोड करो। वो लिखेगा कि कुछ उसने क्या किया, पैथोलॉजिकल डिस्टेंशन किया है स्कोप के थ्रू या लार्ज इंटेस्टाइन। इसका लैंग्वेज आता है, रिपोर्ट होगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। चलेगा। तो ये क्लोनोस्कोपी का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, आपको डायग्नोस्टिक देखना है, और विथ बायोप्सी है, विदाउट बायोप्सी है, पॉलिप्स है। यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी है, अगर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोड ले जाओगे, ठीक है। ठीक और है। ये बोल रहा है कि थेरेपेटिक का और डायग्नोस्टिक का एक साथ कोड नहीं करेगा। नहीं जाएगा, अगर वो डायग्नोस्टिक कर रहा है और वो कन्वर्ट हो गया थेरापेटिक में तो हम सिर्फ थेरापेटिक को ही कोड करेंगे, डायग्नोस्टिक को नहीं। पीटी मॉडिफायर लगाते हैं एक, स्क्रीनिंग अगर कन्वर्ट हो रहा है थेरेपेटिक में। कौन सा मॉडिफायर बता रहे हैं आप? पीटी पीटी पी अच्छा, फॉर पीटी। पंद्रह। पीटी तो एम केयर में लगेगा, 33 लगना चाहिए। पीटी आता है, करेंगे उस पर भी डिस्कशन है, तो अगर हाँ। डायग्नोस्टिक कन्वर्ट हो रहा है थेरेपेटिक में। हाँ, पीटी अभी एम केयर के लिए है। ठीक है। वो ना मतलब क्लाइंट स्पेसिफिक भी रहता है, उस पे आएंगे हम्म। मॉडिफायर। इफ द हम्म। फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस इज परफॉर्म्ड यूज 7600। अब इसमें क्या है कि कोई गाइडेंस यूज नहीं किया है, ऐसे ही हम्म। डालता है, नेचुरल हम्म। ओपनिंग के थ्रू ये होता है। तो अगर एडिशनली वो लोग कर रहे हैं तो आप अलग से कोड करो, ठीक है। ये एग्जाम दी बताया गया है आपको कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आई बिलीव इस कोड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे नहीं है, नहीं आप सर। वंशिका से पूछ सकते हो। वंशिका को क्या है सर अभी अभी उसे, राइट। अभी मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो थोड़ा सा कौन सा समझ नहीं आया, आप बताना हाँ, जरा। इसलिए बोल रहा है, वंशिका कुछ कहीं पे डाउट है तो पूछ सकती है। देखो हाँ, अभी अभी मैं तो मेरे को इधर, क्लियर है। ठीक है। अभी आप जैसे जैसे ये जाओगे ना कोड, अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आप बुक में दिखेगा, राइट। थोड़ा सा अब ये सीपीटी है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो क्लियर तो बताना, ठीक है। अभी हमने हम्म। देखा डायग्नोस्टिक का इस साइड भी आएगा आपको कि प्रोसीजर, आप नीचे जैसे जाओगे ना दिखेगा विथ बायोप्सी है, देखो क्लोनोस्कोपी विथ बायोप्सी सिंगल और मल्टीपल, ये बहुत आता है ये वाला कोड। तो आपको पता चलेगा, जैसे लिखा है ना कि क्लोनोस्कोपी एंड बायोप्सी टेकन फ्रॉम द सिग्माडल क्लोन, बायोप्सी टेकन फ्रॉम द ट्रांसफर क्लोन, बायोप्सी टेकन फ्रॉम, मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो अगर विथ बायोप्सी है तो कौन सा कोड लिखो है, 4530, यही है क्लोनोस्कोपी विथ बायोप्सी का कोड है। तो आप अलग से वो 7 8 और 9 वो नहीं लोगे, आप कौन सा कोड करोगे, 45380। 4538। अगर विथ लिखा है ना यहाँ पे डिसेक्शन सब म्यूस्कल सब म्यूकोसल इंजेक्शन सब चांस, ये क्या करते हैं वहां पे इंजेक्शन दे देते हैं। तो उस केस में हमारे पास 45381 है। तो मेडिकल रिकॉर्ड में अगर आप देख रहे हो कि उसने क्लोनोस्कोप किया और साथ में इंजेक्शन दिया हुआ है तो वो आप क्या लोगे, 45380, ठीक है। तो इसी तरह है, ये कोड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर विथ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग एनी मेथड तो ये कोड हो जाता है। एवलेशन ऑफ द पॉलिप्स, ये पोलिपेक्टमी का भी कोड आता है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। पोस्ट डायलेशन है तो ये इस तरह से आप लोग, लिखा है ना यहाँ पे 45384, विथ रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स पॉलिप्स लीजन हॉट बाई हॉट बायोप्सी, स्नेयर बायोप्सी। हॉट बायोप्सी मतलब क्या है, उनके फोर्सेप्स होता है जिसके थ्रू ये लोग कट करते हैं, ठीक है।
अगर ये स्नेयर मेथड से करेंगे, स्नेयर मतलब क्या है, कोल्ड मेथड है, अगर कोल्ड मेथड से करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये 5 जाएगा। सबसे ज्यादा क्लोनोस्कोपी में कौन सा कोड यूज होता है, डायग्नोस्टिक। दूसरा कौन सा होगा, विथ बायोप्सी। तीसरा क्या होगा, पॉलिप्स रिमूवल, हॉट स्नेयर और कोल्ड यानी कोल्ड स्नेयर। यस, हॉट स्नेयर टेक्निक से करेगा या स्नेयर टेक्निक से करेगा। अगर उसने लिखा कि हॉट स्नेयर, कौन सा कोड लोगे। तो हम हॉट वाला लेंगे। हम्म, हॉट वाला लेंगे। यस, हॉट वाला में हॉट जाएगा, अगर नॉर्मल स्नेयर लिखा है तो उस केस में आप नॉर्मल स्नेयर। हाँ 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 ठीक है, हाँ। इस तरह से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि अगर म्यूकोसल रिसेक्शन किया हुआ है तो इस तरह से लोगे। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर अलग आता है तो उसको हम अलग देखेंगे, क्लोनोस्कोपी में ये चीज है। तो ऐसे ये कोड होते हैं, एक बार हम गाइडलाइंस के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे क्या गाइडलाइन है। ये ऊपर वाला में कोई डाउट नहीं था, हमने समझ लिया था कि कैसे क्या प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में कोई डाउट है। अब यस। एग्जाम दिखाया गया है, विजुअलाइजेशन ऑफ स्कोप टाइप्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कोप कैसे दिखेगा, रिजिट दिखेगा, कैसे होता है ये ऐसे इमेज दिख रहा है। इसमें क्या है, एनोस्कोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। अगर ऐसे होंगे तो ये वाला रिजिट का एग्जांपल है। सिग्मोइडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी फ्लेक्सिबल है, राइट। अब इसमें आता है व्हाट टाइप ऑफ द क्लोनोस्कोपी इज इट। कौन कौन से टाइप है, स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी, डायग्नोस्टिक क्लोनोस्कोपी और थेरेपेटिक क्लोनोस्कोपी और सर्वेलेंस क्लोनोस्कोपी। इन सब में क्या डिफरेंस होता है। डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक तो हमें क्लियर है, बट स्क्रीनिंग करने के लिए, चेक करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। राइट राइट, अभी कह रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लिखा है ना, प्रोवाइड टू द पेशेंट इन अब्सेंस ऑफ अ साइन और साइन सिम्टम। और सिम्टम, ओके। अगर बिना किसी सिम्टम का, बिना किसी हम्म प्रॉब्लम का, सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस लाइक एनुअल प्रिवेंटिव या पेशेंट को हम्म देख लिया। सो स्क्रीनिंग का क्या होता है, इज अ प्रोवाइडेड टू द एनी हिस्ट्री, लाइक किसी को मदर का हिस्ट्री था, किसी को फादर का था, कैंसर था, कुछ और था, उस केस में इज प्रोवाइडेड टू एनी हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द मेडिकल गाइडेंस। इट इज अ population on which the test is performed and not result or finding of the test such as the described the colonoscopy is a routine performed on the asymptomatic person for the presence of the colorectal cancer और colorectal polyps। मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसके घर में, फैमिली में या कुछ ऐसी हिस्ट्री है, या उसको उसके लाइफ स्टाइल हाई रिस्क पोजीशन पे है या एज फैक्टर है, उस टाइम में क्या करते हैं डॉक्टर, चेक करने के लिए बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी प्रॉब्लम के स्क्रीनिंग काम कर, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर द स्क्रीनिंग। इन सिंपल विदाउट सिम्टम इफ क्लोनोस्कोपी इज परफॉर्म्ड दैट कम्स अंडर द स्क्रीनिंग। और क्या सिम्टम हो सकता है, पोलिप्स नहीं है, अल्सर नहीं है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, इस तरह के अगर सिम्टम नहीं है तो क्या करेगा वो, क्लोनोस्कोपी। ये जनरली किस लिए करता है कि कैंसर स्क्रीनिंग है, पेशेंट को कैंसर था, रेक्टल कैंसर था, ब्लीडिंग था, कुछ ऐसा था, उस केस में करेगा। डायग्नोस्टिक इज अ परफॉर्म व्हेन द पेशेंट हैज अ फिजिकल सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स होंगे एज अ पेन। टेस्ट इज a necessary either rule out or confirm the suspected condition, sign and symptom may be explain reason for death। कह रहा है कि जैसे किसी को पेट में एसिड बन रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, पेट में दर्द है, स्टमक पेन है, कुछ है, या ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में क्या है, कंफर्म कंडीशन को करने के लिए अगर वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा दैट कम्स अंडर डायग्नोस्टिक। कि अल्सर है क्या, पोलिप्स है क्या, हम्म लाइक डायवर्टिकुलाइटिस हुआ है क्या, कुछ ऐसा हुआ है, तो उस केस में हम डायग्नोस। थेरेपेटिक क्या होता है, इज अ परफॉर्म व्हेन द एबनॉर्मलिटीज आर ट्रीटेड फॉर बायोप्सी, ट्यूमर एब्लेशन और अदर। क्या बोल रहा है कि अगर थेरेपेटिक कब करेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, ट्यूमर हो गया है, बायोप्सी हो गया, उस केस में हम क्या परफॉर्म करेंगे, थेरेपेटिक। हम्म सर्वेलेंस क्या होता है, व्हेन द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक बट हैज अ पर्सन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, clone polyps technically this is a screening test with the different of the coding frequency guide। surveillance और screening is a kind of same, बट यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को कोई ना कोई दूसरे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म से है, तो उस केस में हम कौन सा समझेंगे, सर्वाइलेंस वाला। अगर कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग। दोनों काइंड ऑफ सेम ही होता है। तो क्लियर हो हम्म जाएगा। अभी इस हम्म स्लाइड से हमें क्या समझ आया, स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और सर्वेलेंस
रिजिड और फ्लेक्सिबल। अब ठीक आपसे है। कोई पूछता है कि व्हाट इज अ गाइडलाइन फॉर क्लोनोस्कोपी, तो ये पूछना चाह रहा है कि सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, थेरेपेटिक क्या होता है, सर्वेलेंस क्या होता ठीक है। है। समझे कि हाँ हाँ स्क्रीनिंग का क्या गाइडलाइन होता है, हाँ क्लोनोस्कोपी डायग्नोस्टिक, तो ये अगर आपसे कोई पूछता है तो ये बताना है। ट्री हम हाँ। तब बताएंगे जब वो बोलेगा कि एक्सप्लेन क्लोनोस्कोपिक कोडिंग गाइडलाइन। ठीक है। सिर्फ अगर क्लोनोस्कोपी की गाइडलाइन पूछ रहा है उस केस में आप ये बताओ, अगर वो बोल रहा है कि क्लोनोस्कोपी प्रोसीजर और सीपीटी कोडिंग गाइडलाइन क्या है तो वो बता सकते हो, साथ में ये बता के वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कोडिंग गाइडलाइन में हम अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी इज इंक्लूड इनटू द सर्जिकल एंडोस्कोपी, तो ये भी एक गाइडलाइन आएगा। कोड फॉर द हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ स्कोप बेस्ड ऑन द स्कोप एंट्री साइड। If, for example, if physician perform the proctoscopy, sigmoidoscopy, and colonoscopy, code all procedure as a colonoscopic procedure। क्या गाइडलाइन बोला ये? वंशिका समझाएगी क्या है ये गाइडलाइन में। हमें कोड करना है हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ स्कोप बेस्ड ऑन दिस राइट, स्कोपी अगर उसने एंट्री। क्या किया है, प्रोक्टो किया है, प्रोक्टो मतलब क्या है, रेक्टस। सिग्मॉइड किया हुआ है, क्लोनोस्को सेम सेशन में किया हुआ है, तो कौन सा बनेगा, क्लोनोस्कोपी। क्लोनो क्यों बन रहा है, क्योंकि अंदर डीप तक जा रहा है। हम्म राइट, हम्म। तो ये गाइडलाइन भी आप बता सकते हो कि एक तो होगा कि हमारा मतलब छोटे डायग्नोस्टिक, छोटे प्रोसीजर कर रखे हैं और एक बड़ा किया है तो हम बड़े वाले प्रोसीजर को कोट करेंगे। मतलब एक ही स्कोप के थ्रू सिग्मॉइडो एक इस किया है, हाँ हाँ प्रोडक्टो किया है, क्लोनो किया है, कोलोनोस्कोपी। तो आप क्लोनो समझो। हाँ। अगर मतलब यस। क्या समझ आया, एक दूसरा एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या निकल के आया है कि क्लोनोस्कोपी से ये तीनों प्रोसीजर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ये इंक्लूड हो गए इनके अंदर। राइट, बड़े वाले। अगर हाँ। राइट, क्लोनोस्कोपी से ही प्रोक्टो कर दिया, सिग्मॉइडो कर दिया, अगर यहाँ स्टॉप हो गया तो ये प्रोक्टोस्कोपी हो जाएगा, यहाँ स्टॉप किया तो सिग्मॉइडो हो गया, और सिकम तक पहुंच गया तो क्लोनो हो जाएगा। राइट, हम्म एक ही स्कोप रहता है, उसके लिए अलग से नहीं डालते। ये प्रोक्टो के लिए जरूर अलग होता है बट है। अदर गाइडलाइन क्या बोलता है, इफ मल्टीपल पॉलिप्स आर रिमूव्ड बाय द सेम टेक्निक यूज CPT 1। मतलब अगर क्या बोला, अगर अलग अलग लोकेशन से, लाइक सिग्मॉइड से एक निकाला है, ट्रांसफर क्लोन से एक निकाला है, सिकम से एक निकाला है, मल्टीपल पॉलिप्स भी निकालेगा तो हम एक ही CPT यूज करेंगे, अगर सेम टेक्निक यूज किया, लाइक हॉट स्नेयर किया है, या हॉट किया है, या स्नेयर या किया है, या बायोप्सी किया है। राइट, उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितना पोलिप्स रिमूव हो रहा है और किस टेक्निक से हो रहा है। क्लियर है। ठीक है। मतलब तो इससे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता यस। कितना रिमूव किया है, सिर्फ इतना है कि वो जिस पर्पस के लिए डाला जा रहा है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। उसने पोलिप्स रिमूव किया है और नहीं, टेक्निक कौन सेम सा है। टेक्निक। सेम अब टेक्निक उस, सेम हाँ, उस साइट। सेम अब टेक्निक। एग्जाम्पल देता हूँ कि सिग्मॉइड से उसने क्या किया, हॉट स्नेयर निकाला, हम्म और उसने ट्रांसफर क्लोन से क्या किया है कि, सॉरी, सिग्मॉइडल क्लोन से उसने हॉट टेक्निक से किया, हॉट टेक्निक फोरसेप्स से निकाला, और वहां जाके उसने सिकम से या कोई ट्रांसफर क्लोन से उसने हॉट स्नेयर से निकाला, तो कौन सा लोगे फिर। ऊपर वाला। टेक्निक टेक्निक चेंज हुआ तो जो हमारा टेक्निक चेंज होता है उसके अलग वाला जो हॉट स्नेयर वाला है तो हॉट स्नेयर करेंगे। ठीक है। हम्म हम्म अब लिख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस वन पोलिप वाज, सेम बताया हुआ है, स्नेयर एंड 3 polyps बायोप्सी वेयर कोल्ड बायोप्सी। तो अगर आप इसमें देखोगे कि क्या दे रहा है यहाँ पे, 1 polyps इन्होंने रिमूव किया है स्नेयर टेक्निक से, राइट, 3 polyps रिमूव किया है कोल्ड बायोप्सी फोर। दिस सर्विस वुड बी रिपोर्टेड, क्या है, 45385। 45385 क्या बोलता है, क्लोनोस्कोपिक विथ रिमूवल ऑफ द ट्यूमर पॉलिप्स लीजन बाय द स्नेयर टेक्निक। उसमें। राइट, और हम्म कोल्ड बायोप्सी का कोड अलग होता है, 45380, कोल्ड बायोप्सी विथ बायोप्सी। तो एक क्या हुआ है कि पॉलिप्स इन्होंने स्नेयर से निकाला है और एक निकाला है कोल्ड बायोप्सी से, तो हम क्या करेंगे, 2 CPT कोड करेंगे। पहला CPT क्या जाएगा, 45385, और 45380 के साथ हम क्या लगाते हैं, मॉडिफायर 59।
डिस्टिंक्ट प्रोसीजर। डिस्टिंक्ट। ओके। और हम्म। एनसीसी एडिट दिखाएगा यहाँ। हम्म। दूसरा आता है, ये गाइडलाइंस है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको यही सब याद रख के बताना होता है। ईजीडी होता है एंड क्लोनोस्कोपी परफॉर्म ड्यूरिंग द सेम सेशन, डू नॉट रिक्वायर टू यूज 59 मॉडिफायर प्रोसीजर एज दे आर नॉट बंडल टुगेदर। ईजीडी क्या होता है? थ्रू द माउथ से हम इसोफेगस और मतलब को उस तक जिजिनम डिडनम इलियम तक हम अगर उसको स्कोप एंटर कर रहे होते हैं तो। राइट राइट। मैं बना रहा हूँ रफली एक डायग्राम, ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ? बहुत बढ़िया है डायग्राम। ओके। तो अभी मान लो ये हमारा रफ एंड टफ डायग्राम है। तो ये आपका अगर स्कोप यहाँ से गया इसोफेगस माउथ के थ्रू जाके स्टमक, और हम्म। यहाँ पे होता है ड्यूडेनम, तो हम्म। इस वाले को बोलते हैं ईजीडी। हम्म। ई मतलब इसोफेगस, डी मतलब ड्यूडेनम, और जी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, फुल फॉर्म होता है वैसे ईजीडी। हम्म। तो अभी क्या कर रहा इसोफेगो डुडनो गैस्ट्रो इसोफेगा ऐसा कुछ है? होता राइट है। राइट राइट राइट। तो अभी यहाँ से क्या किया है, इसो मुंह माउथ के थ्रू ये अपर अपर जीआई का पार्ट है, मतलब अपर वाला पार्ट में इसने किया तो इजीडी किया है, और नीचे वाले पार्ट में इसने क्या किया, प्रोसीजर किया, दैट इज कम्स अंडर द क्लोनोस्कोपी। तो गाइडलाइन क्या कोलोनोस। बोलती है कि अगर इजीडी भी किया है साथ में और क्लोनोस्कोपी भी किया है, उस केस में आप 59 मॉडिफायर नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि उसने अपर वाले पार्ट में किया है, नीचे वाला, दोनों का रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्कोप ऐसा नहीं है कि यहाँ से माउथ के थ्रू और एनस तक पहुंचेगा। एनस वाला, सॉरी, ये क्लोनोस्कोपी का लिमिट कहाँ तक है? सिक्कम के पास इलियम तक है। और ईजीडी का कहाँ तक है? ड्यूडेनम तक है। क्लियर है? हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है। ईजीडी अगर वो कर रहा है, ठीक है, स्टमक से उसने जैसे हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया जिजनम जिजनम इलियम यहाँ हम्म। तक हो गया, अगर वो इसको इलियम तक जा रहा है तो ही हम कंप्लीट ईजीडी मानेंगे, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन तो लार्ज वाली भी स्टार्ट हो गई है, तो या लास्ट वाली तक मानेंगे? स्कोप नहीं, कहाँ तक वैसे ये ना, ये स्टमक तक गया है तो दैट इज ड्यूडेनम तक लास्ट मानते हैं, ड्यूडेनम और स्टमक है तो कंप्लीट मानते कंप्लीट मानेंगे? हैं पर ईजीडी। ईजीडी के केस में ना, ठीक है, क्योंकि और स्मॉल स्कोप के इंटेस्टाइन तो इलियम तक है, तो वो इलियम तक। मतलब थोड़ा पोर्शन देख लेते हैं कि वहां जुड़ा हुआ है तो कोई इशू तो नहीं है, तो वो चलेगा, क्योंकि देखो आप एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे एसआईएस में उसने कि ईजीडी हम कर रहे हैं और इसको कहाँ तक जाता है तब हम उसको कंप्लीट मानते हैं, तो मैंने कहा डिडेनम तक। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन तो इलियम तक है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचा, उसको कंप्लीट नहीं मानेंगे? तो ये था उसका सवाल। तो अगर ईजीडी आपका ड्यूडेनम और स्टमक तक रीच हुआ है, दैट इज कंप्लीट। ओके। आपका हाँ, बाकी ये कोड हम देख लेंगे, उसमें क्या कोड डिस्क्रिप्शन दिखता है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर ठीक है? है। अब क्लियर। इजीडी और क्लोनोस्कोपी दोनों साथ में होंगे तो आप दोनों कोड करोगे विदाउट मॉडिफायर। तीसरा गाइडलाइन क्या होता है? बायोप्सी पोलिपेक्टमी परफॉर्म इन द सेपरेट साइट्स आर रिपोर्टेड विथ अ टू कोड्स। सेपरेट साइट से तो क्या करोगे? टू कोड यूज करोगे। अगर एक ही साइट पे हो रहा है तो क्या करोगे? एक ही साइड पे ही अगर हो रहा है तो हम 59 लगाएंगे मल्टीपल प्रोसीजर के लिए, या फिर हाईएस्ट वाला कोड करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर उसने पोलिपेक्टमी मान लो कि सिग्मोइडल क्लोन से किया है और वहीं पे बायोप्सी लिया है, तो उस केस में वो इंक्लूसिव हो जाएगा। हाँ। अगर क्या किया, सिग्मोइडल क्लोन से उसने क्या किया है, पोलिप्स रिमूव किया है, और ट्रांसफर क्लोन अलग पार्ट है, वहां से उसने क्या किया, बायोप्सी किया है, तो दोनों अलग कोड करेंगे, जो कोड ऊपर होंगे। एग्जांपल दिया। हाँ, अगर क्योंकि सेम साइड लोकेशन, चेंज हो गई है। हाँ। साइट सेम है तो हम अलग से नहीं कोडेंगे। द बायोप्सी हाँ। कोड रिक्वायर्ड 59 कब रहेगा? जब सेपरेट साइट होगा। हाँ। ठीक है? ठीक। वंशिका क्लियर है? नोट्स में दे यस सर। दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, नोट्स वोट्स की टेंशन ना लिया करो, समझने की टेंशन लिया। इफ द इंटेंट ऑफ क्लोनोस्कोपी फॉर द स्क्रीनिंग, अब पता है स्क्रीनिंग क्या होता है, एंड पोलिप्स और लीजन इज अ डायग्नोस्ट। मतलब क्या बोल रहा था कि कोई सिम्टम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और स्क्रीनिंग करा जा रहा था, इंटेंट स्क्रीनिंग का था। ये गाइडलाइन होता है जो, ये भी ध्यान रखना।
and polyps or lesion is diagnosed and treatment is performed. Then the colonoscopy is billed as a surgical procedure. स्क्रीनिंग करवाने आया था लेकिन उसको पोलिप्स या लीजन मिला, उसको उन्होंने परफॉर्म किया, दैट इज बिल्ड सीपीटी। क्या बिल होगा उसमें? सर्जिकल। टू सर्जिकल डायग्नोसिस प्रोटीन। two diagnosis code should be used. In the example, report ICD for the screening for colon cancer as a primary diagnosis and polyps as a secondary diagnosis. तो इस केस में क्या गाइडलाइन बोल रहा है कि अगर स्क्रीनिंग को कन्वर्ट किया है थेरेपेटिक में तो उस केस में आप दोनों गाइडलाइन कोड करोगे, स्क्रीनिंग वाला भी और पॉलिप्स वाला भी, आईसीडी। क्लियर है? डू नॉट, और सीपीटी थेरेपेटिक वाला यूज करोगे। क्लियर? क्लियर। डू नॉट रिपोर्ट control of the bleeding as a result of endoscopic procedure during the same session separately। तो कह रहा है कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है, लीजन कट करेगा तो थोड़ा ब्लीडिंग होता है, तो उस अगर सेम लोकेशन का है और सेम साइड का है तो अलग से ब्लीडिंग कंट्रोल का सीपीटी कोड नहीं होगा। फॉर द क्लोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग यूज, मेडिकेयर के केस में ये भी गाइडलाइन में पूछते हैं कि अगर स्क्रीनिंग का कोड है और मेडिकेयर का केस है, उस केस में क्लोरेक्टल कैंसर हो रहा है तो जी सीरीज का कोड करते हैं, G0104 हाई रिस्क और उसके हिसाब से लो रिस्क है, 1016 और 1G0120 और G012, इनके कोड डिस्क्रिप्शन होता है कि किस किस में होता है, कौन सा डाई यूज किया हुआ है, विच आयोडीन फॉर्म है, क्या है, इस तरह से होता है। ये कैंसर से रिलेटेड भी होता है कि कौन सा कैंसर का स्क्रीनिंग हो रहा है उस हिसाब से। तो कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग अगर आता है तो आप क्या ढूंढोगे? जी सीरीज का कोड ढूंढोगे। कब? इंश्योरेंस के हिसाब से। ठीक है? कुछ कुछ इंश्योरेंस इसे भी जी सीरीज का एक्सेप्ट करते हैं, तो जब भी कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आएगा, आप ये नहीं कि डायग्नोस्टिक वाला कोड कर दो। ठीक है? आप उसके जी सीरीज का कोड करोगे। रीड द parenthesis instruction that are given into the CPT carefully to identify the procedure that are include और exclude और include। तो जो सीपीटी है उसको आपको ध्यान से देखना है कि उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होता है, ऐसा। तो ये वाला पीपीटी से हमें क्या समझ आया कि अगर स्क्रीनिंग और थेरेपेटिक हो रहा है तो हमें दोनों आईसीडी कोड करना है। थेरेपेटिक होगा तो स्क्रीनिंग का सीपीटी कोड ना करके किसका कोड करेंगे? थेरेपेटिक का करेंगे। ब्लीडिंग कंट्रोल सेम साइड पे है तो इंक्लूसिव हो जाएगा। रेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के कोड हमारे पास जी सीरीज के कोड है। जी सर। ठीक है? स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी इज अ सर्विस विथ अ फर्स्ट डॉलर कवरेज, नो कवरेज और डिडक्टेबल फ्रॉम द पेशेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि यूएस में जनरली ये कवरेज में आता है कि ये लोग नो को पे है, मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीनिंग डॉक्टर इंक्लूसिव होगा। तो ये सारी चीजें गाइडलाइंस में बताते हैं, क्योंकि जब आप डिनाइल्स वगैरह करते हो तो वहां पे आता है। बट व्हाट इफ द सर्जन टेक बायोप्सी और रिमूव द पोलिप्स। कह रहा है कि अगर उसने स्क्रीनिंग किया तो फ्री का है, लेकिन उसने पोलिप्स और लाइक बायोप्सी किया है तो क्या करोगे? हाउ इज द बिल विथ द व्हाट मॉडिफायर और डायग्नोसिस। मतलब क्या है कि अगर स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी सर्विस हुआ तो डॉक्टर क्या करता है, वो इंक्लूसिव होता है प्रिवेंटिव केयर में, लेकिन उसने क्या किया, पोलिप्स रिमूव किया, बायोप्सी किया, तो कौन सा सीपीटी कौन सा मॉडिफायर लगाओगे, यही गाइडलाइन पूछते हैं जनरल। तो हाउ टू द कोड स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी, व्हाट द मॉडिफायर्स आर नीडेड एंड व्हाट द डायग्नोसिस कोड इज शुड बी असाइन और चेंजिंग फॉर द सर्जन। ओके कि क्या होगा इनसाइट अगर आप बात करोगे तो एन एरिया ऑफ द पर्टिकुलर कंफ्यूजन इज अ स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी कन्वर्टेड इनटू द डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक क्लोनोस्कोपी, हाउ टू कोड और हाउ टू स्क्रीन। अब मतलब बोल रहा है कि हाउ टू कोड द स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी विथ मॉडिफायर आर नीड, व्हाट अ डायग्नोसिस कोड असाइन टू बी द चेंजिंग फॉर द सर्जन। अब आपको डायग्नोसिस का क्या करोगे अगर स्क्रीनिंग चेंज हो रहा है क्लोनोस्कोपी में, तो थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक में तो क्या चेंज करोगे? क्या लगाओगे? कितने आईसीडी लगाओगे? अभी तो बताया था स्क्रीनिंग का भी जाएगा, थेरेपेटिक पोलिप्स वाला भी जाएगा। मतलब दोनों कोड जाएंगे, स्क्रीनिंग के लिए भी और थेरेपेटिक के लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है। राइट। टू द कॉम्प्लिकेटेड द इशू हाँ, मेडिकेयर। स्क्रीनिंग कोड तो मस्ट है, जी कोड जाता है, वो जाएगा ही जाएगा। Z11 12 ऐसी कुछ है, 12 11।
To complicate the issue, Medicare use different procedure code than other pair for the screening and different modifier for the screening code become the diagnostic or therapeutic. तो कह रहा है कि मेडिकेयर और अदर पेयर अपना अपना इन्होंने कोड रखा हुआ है, कौन सा मॉडिफायर लेंगे कौन सा सेपरेट, तो उनका एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है कि बीसीबीएस ये समझेगा, मेडिकेयर ये समझेगा, तो देख लेंगे, वो आपका प्रोसेस स्पेसिफिक गाइडलाइन रहेगा, राइट। जनरली कन्वर्ट होता है तो उस समय पीटी मॉडिफायर यूज होता है, जैसे आप बोल रहे थे कि इसके लिए यूज होता है, उसको भी देखेंगे डिटेल। An area of the particular confusion is screening colonoscopy converted to the diagnostic or therapeutic colonoscopy. तो ये इसमें एक कंफ्यूजन बनता है। टू कॉम्प्लिकेटेड द मेडिकेयर यूज डिफरेंट प्रोसीजर कोड देन अदर पेयर्स स्क्रीनिंग डिफरेंट मॉडिफायर स्क्रीनिंग। तो ये बताने की ये कोशिश हो रही है कि स्क्रीनिंग के केस में कंफ्यूजन आता है, मेडिकेयर अलग फॉलो करता है और अदर इंश्योरेंस अलग है, तो उनके भी चेक करेंगे क्या होता है। डिफरेंट पूछता है अगर कि व्हाट इज डिफरेंस, भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक। तो स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट इज प्रोवाइडेड अ पेशेंट टू द एब्सेंस ऑफ साइन, हमने ऑलरेडी पढ़ दिया, आइडेंटिफाई करता है स्क्रीनिंग का, ये एक बार आप देख सकते हो, पोलिप्स अगर ये चीजें आई तो आ पाएगा, तो ये स्क्रीनिंग के पार्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। Medicare does not waive off the copay and the deductible when the intent of visit is perform as a diagnostic colonoscopy। मतलब क्या कह रहा है, इसका क्या पॉइंटर बना कि अगर स्क्रीनिंग को वे वो पे करता है, अगर क्लोनोस्कोपी या डायग्नोस्टिक है तो वो माफ मतलब वो पे नहीं करता, वेव ऑफ नहीं करता, कोपे को और डिडक्टेबल को वो पेशेंट को देना पड़ता है। कोपे क्या अमाउंट होता है जो पेशेंट कुछ अमाउंट पे करता है, डिडक्टेबल क्या है ये देना पड़ता है। बट अगर स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी होगा तो मेडिकेयर अलाउ करता है, नो कोपे नो डिडक्टेबल, समझे। अब ये बोलोगे ये मेरे रिलेटेड नहीं है, जब आप डिनाइल करोगे तो वहां पे क्या होगा कि कोपे का अमाउंट देता है, डिडक्टेबल देता है, तो ये आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है। मतलब मेडिकेयर वेव ऑफ द डिडक्टेबल बट कोपे वेन द प्रोसीजर शेड्यूल एज अ कन्वर्टेड डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक। मतलब मेडिकेयर कब उसको करेगा, जब शेड्यूल किया गया है, लेकिन अगर क्लोनोस डायग्नोस्टिक ही हो रहा है तो उस केस में इंटेंट डायग्नोस्टिक है तो नहीं करेगा, अगर उसने स्क्रीनिंग से चेंज हो रहा है तो उसमें करेगा, ये बता रहे। खैर ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर अभी ये याद होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। कोपे का पेमेंट का रिलेटेड ये ज्यादातर डिनाइल्स और एआरटी वगैरह या जो कोडर डिनाइल्स पे काम करते हैं वो देखते हैं, तो अगर कभी डिनाइल में ट्राई करना होगा तो ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि डायग्नोस्टिक है कि थेरेपेटिक है कि स्क्रीनिंग हो रहा है, ठीक है। ठीक है। सेम है ये, एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं क्या आपका। स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी इज अ प्रिवेंटिव प्रोसीजर टू एग्जामिन द क्लोन, इंश्योर द हेल्दी और ऑल adult 45-year-old need to screening because clone cancer is one of the most common deadly cancer. It is typically treatable when the caught early, catch early and better to yet and clone cancer separate। अब ये क्या बोल रहा है कि 45 ईयर का ओल्ड है, अब उसको चांस स्क्रीनिंग के लिए आया है कि इस एज में कैंसर होता है, अगर कैंसर जल्दी पता चल गया तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनली क्लोन कैंसर कैन बी प्रिवेंट बाय द फाइंडिंग एंड रिमूविंग द पॉलिप्स बिफोर दे कैन डेवलप इनटू द कैंसर। मतलब क्या बोल रहा है कि क्यों स्क्रीनिंग कर रहा है कि अगर कोई पॉलिप्स होगा, कुछ अगर लीजन होगा, उसको पहले ही रिमूव कर देगा तो उसको कैंसर में कन्वर्ट ना होगा, राइट। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, पीपल आर एन एवरेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, क्लोन कैंसर शुड हैव द स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी एवरी 10 ईयर। मतलब क्या बोल रहे हैं, अमेरिका का एक लाइक गाइडलाइन है कि अगर हर बंदा 10 साल पे क्लोनोस्कोपी कराएगा तो ही कैन प्रिवेंट फ्रॉम द क्लोन कैंसर। मतलब वो डॉक्टर चेक कर लेंगे, तो 10 साल में एक बार क्लोनोस्कोपी कराना चाहिए एज अ प्रिवेंशन। और क्लोनोस्कोपी इज कंसिडर एज अ स्क्रीनिंग वेन, कब हम क्लोनोस्कोपी को स्क्रीनिंग मानेंगे, यू हैव नो लॉन्गर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम और बिफोर द क्लोनोस्कोपी। मतलब क्लोनोस्कोपी कराने से पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट हेल्दी है, उस समय क्या मानेंगे, स्क्रीनिंग। नो पोलिप्स नो मास आर फाउंड ड्यूरिंग द क्लोनोस्कोपी, और इंटेंट स्क्रीनिंग का होना चाहिए। देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पोलिप्स क्लोन कैंसर, कोई आपको फैमिली में हिस्ट्री ना हो, यू डू नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ द पोलिप्स और क्लोन। तो ये कुछ समझ आया कि हम स्क्रीनिंग कब मानेंगे, कोई कैंसर नहीं है, कोई पोलिप्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है,
तो उस केस को हम क्या मानते हैं? स्क्रीनिंग। डायग्नोस्टिक कब था? जब सिम्टम है और वो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए करेगा, तो दैट इज डायग्नोस्टिक। थेरेपेटिक क्या है? अगर कोई लीजन पॉलिप्स है उसको एबनॉर्मलिटीज को रिमूव कर रहा है, दैट कॉल्ड एज अ थेरेपेटिक। क्लियर है ये पॉइंट? ये इंटरव्यू पूछ देंगे आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग। दोनों लोग समझते हैं एक ही है। अब समझ आया कि एक नहीं है, अलग है। डायग्नोस्टिक मतलब विथ सिम्टम हो सकता है, दैट सिम्टम मे बी रिलेटेड टू क्लोनोस्कोपी, मे बी नॉट, बट रहेगा सिम्टम, कोई ना कोई होगा। स्क्रीनिंग विदाउट सिम्टम, एज सिंपल एज इट। ओके, सेम है ये, आपको वही बताया गया है थोड़ा ग्राफ के थ्रू। नो लोअर जीआई सिम्टम बिफोर प्रोसीजर, नो पॉलिप्स, नो मास फाउंड ड्यूरिंग एग्जाम, नो फैमिली, नो पॉलिप्स, नो पर्सनल हिस्ट्री पॉलिप्स। तो ये चारों रहेगा तो क्या मानोगे आप? स्क्रीनिंग। याद हो जाएगा। क्या क्या सिम्टम हो सकती हैं जो कि डायग्नोस्टिक में आते हैं? A colonoscopy considered diagnostic when you have had a sign and symptom. The lower gastrointestinal tract noted in the medical before the procedure. Abdominal pain does not improve. Anemia, changes in a bowel habit, constipation, diarrhea, rectal bleeding, blood in a stool, polyps with the past 10 years, a positive stool, blood test, CT, colonography required follow-up, rectal bleeding, blood in a stool, polyps with इन मतलब 10 साल पहले उसको पॉलिप्स हुआ होगा, पॉजिटिव स्टूल बेस्ड ऑन द टेस्ट, ये सारी चीजें। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो क्या माना जाएगा इसको? डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक। कोलोनोस्कोपी। अभी आपको समझ आया कि स्क्रीनिंग कब बोलेंगे? ये 4 पॉइंट है। डायग्नोस्टिक कब बोलेंगे? ये सिम्टम नहीं रहेगा तो। ठीक है, करेक्ट। सीपीटी कोड क्या बोलता है? स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी कोड स्ट्रक्चर मेडिकेयर वर्सेस नॉन मेडिकेयर में क्या लेंगे, ये सब गाइडलाइन है। 45378 डायग्नोस्टिक क्लोनोस्कोपी है। डिस्क्रिप्शन है पीस इन टाइप नॉन मेडिकेयर स्टैंडर्ड। नॉन मेडिकेयर है लाइक आप एटना है, बीसीबीएस है, अदर है, उस केस में आप क्या कोड करोगे? अगर स्क्रीनिंग हो फोर रहा है फाइव थ्री सेवन मतलब डायग्नोस्टिक कोड करोगे। G0105 है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी ऑन इंडिविजुअल हाई रिस्क। हाई रिस्क कब होगा? जब उसको हिस्ट्री होगा, फैमिली में होगा, या उसका कोल। मेडिकेयर होगा तो आप क्या कोड करोगे? स्क्रीनिंग हो रहा है तो ये वाला हाई रिस्क रहेगा। अगर G0121 कब करोगे? कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपिक इंडिविजुअल नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर हाई रिस्क, मतलब विदाउट हाई रिस्क है तो ये जाएगा मेडिकेयर। तो मतलब क्या समझ आया? स्क्रीनिंग के कोड कैसे करेंगे? मेडिकेयर है तो अगर जी सीरीज करेंगे, नॉन मेडिकेयर है तो हम 4538 जो डायग्नोस्टिक वाला करेंगे। क्लियर ठीक है? है, क्लियर। यस सर। आईसीडी के लिए कुछ क्या आईसीडी गाइडलाइन आती है क्लोनोस? मेडिकेयर कंसीडर एज अ इंडिविजुअल एट अ हाई रिस्क फॉर द डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर इफ दे डू दे हैव वन और मोर डायफ्लोइंग्स, इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज इंक्लूडिंग क्रोहन्सन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टेज 2। तो इस केस में क्या रहेगा? हाई रिस्क क्राइटेरिया है कि अगर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, क्रोहन्सन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया में आता है? हाई रिस्क साइड में आता है। क्लोजली रिलेटिव एंड फैमिली हिस्ट्री, उस केस में क्या होता है? क्लोज रिलेटिव, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हु हैज हैड अ कोलोरेक्टल कैंसर और पोलिप्स, ये सारी चीजें होंगी, उस केस में क्या होगा? इस तरह के डायग्नोसिस आपको कोड करना पड़ता है। A family history of the family adenomatous polyposis or hereditary non-polyposis colorectal cancer। तो इस तरह से अगर हिस्ट्री दी हुई है या रिलेटिव का हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में है तो भी आप स्क्रीनिंग के टाइम में रिव्यू करोगे। पर्सनल हिस्ट्री मतलब उस पर्सन को क्या है, ये तो आपके उसके फैमिली में आया, ये उसका हाई रिस्क होगा। और खुद को क्या है? पर्सन हिस्ट्री ऑफ द एडिनोमैटोस पोलिप्स और कोलोरेक्टल कैंसर। मेडिकेयर बेनिफिशियरी एट द हाई रिस्क आर एलिजिबल वंस एवरी 24 मंथ, मतलब 2 साल में हाई रिस्क वालों को वंस
इसके लिए कवर करता है। कवर मतलब उसका अगर क्लोनोस्कोपी हो रहा है, स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी हो रहा है, तो मेडिकेयर पे करेगा। तो वो समझ आया कि अगर क्लोनोस्कोपी की स्क्रीनिंग है तो किस तरह के डायग्नोसिस आपको ध्यान रखना है। अगर हाई रिस्क क्राइटेरिया का है तो ये लगाओगे, फैमिली रिलेटेड है तो ये लोगे, पर्सनल रिलेटेड है तो ये। ठीक है, ये एग्जाम में इंटरव्यू में नहीं पूछ सकते, बट आप कोड करोगे तो सीक्वेंसिंग में ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन बताएगा? स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी हाई रिस्क क्राइटेरिया, मेडिकेयर बेनिफिशियरी विदाउट हाई रिस्क फैक्टर आर एलिजिबल फॉर द स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी एवरी 10 years. Beneficiaries at the high risk of developing colorectal cancer are eligible once every 24 months. हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया था। Medicare consider an individual high risk for developing colorectal cancer as a one who has a one or more flowing condition। मतलब कह रहा है कि कब हाई रिस्क समझा जाएगा किसी भी केस के लिए। हाई रिस्क कंडीशन कब लोगे? जी सीरीज कोड सिलेक्ट करने के लिए। क्लोज रिलेटिव्स में अगर ये प्रॉब्लम है, हमने देखा था। फैमिली हिस्ट्री है उसको, फैमिली हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पर्सनल हिस्ट्री है उसका, पर्सनल हिस्ट्री कैंसर से रिलेटेड है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? हाई रिस्क वाले साइड। हाई रिस्क। ऑलरेडी मैंने ऊपर समझा दिया था, तो इसको मैं दोबारा। मेडिकेयर कवरेज में क्या होता है? स्टैंडर्ड कवरेज ये एवरी 10 ईयर है। तो अगर आप मान लो कि क्लोनोस्कोपी का डिनायल आया है और बोल रहा है कि पेशेंट इज नॉट एलिजिबल टू पे दिस प्रोसीजर, तो उस केस में आप क्या चेक करोगे कि इस पेशेंट को 10 ईयर पहले कोई सर ये हुआ है क्या, क्लोनोस्कोपी हुआ है क्या, या विथ इन 10 ईयर हुआ है क्या? ये कहाँ पता चलेगा? हिस्ट्री में। आप जब पढ़ोगे ना मेडिकल रिकॉर्ड में बताएगा कि 2009 में एक क्लोनोस्कोपी हुआ था, ईजीडी हुआ था। तो इस तरह से भी आपको देखना है, हाई रिस्क वाले सिनेरियो भी समझना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंश्योरेंस ये डिनाइल में ज्यादा हेल्प करता है, तो आप थोड़ा बेसिक जान लो। कौन सी आईसीडी होती है? जेड 85.038 होता है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मास। इसी तरह आपका फैमिली का है और पर्सनल क्रोनिक पॉलिप्स का है। तो ये सारे आपको एडिशनली कोड करना पड़ेगा जब भी आप इस तरह का स्क्रीनिंग कोड करोगे। ठीक है, पीटी का गाइडलाइन आपको समझ आया? कोलोनोस्कोपी में पीटी कब लगाएंगे? मेडिकेयर इंश्योरेंस हमेशा ध्यान रखो, यहाँ बात होगी तो इंश्योरेंस वो पूछेंगे भी। Conversion indicators. CMS developed the PT modifier to indicate the colonoscopy that was scheduled as a screening was converted to the diagnostic or therapeutic procedure। मतलब क्या समझ आया? कि मान लो कि उसने स्क्रीनिंग के लिए आया था और उसको उन्होंने क्या किया कि कन्वर्ट कर दिया डायग्नोस्टिक में, तो क्या लगाओगे? पीटी मॉडिफायर। पीटी मॉडिफायर। पीटी मॉडिफायर। राइट। अगर उसने स्क्रीनिंग के लिए किया, पोलिप्स रिमूव कर दिया, थेरेपेटिक में कर दिया, तो आप क्या लगाओ? थेरेपेटिक के साथ पीटी लगाओ। पीटी मॉडिफायर। लाइक पीटी अपेंडेड टू द सीपीटी, पीटी मॉडिफायर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कन्वर्टिंग टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट अदर प्रोसीजर अपेंड टू द सीपीटी। मतलब ये करा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट कोलोरेक्टल वाला भी जी सीरीज का है और उसने कन्वर्ट कर दिया डायग्नोस्टिक में, तो भी लगाओगे। राइट। एक्शनेबल एडिशन, add the modifier PT to the CPT code above the indicator that schedule a screening colonoscopic turnover। मतलब वही सारी चीजें अगर स्क्रीनिंग को कन्वर्ट की इसमें किया जा रहा है डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक में, तो हम पीटी लगाएंगे। ठीक है, मॉडिफायर पीटी शुड बी द एडेड टू द एनेस्थीसिया सर्विस एज वेल एज। अगर एनेस्थीसिया के सीपीटी कोड कर रहे हो उस केस में भी आप पीटी लगाओ। Financial impact, this inform the Medicare that was service performed for the screening and the patient will not charged as deductible और कोपे। तो पीटी लगाने से क्या फायदा होगा? पेशेंट को डिडक्टेबल और कोपे नहीं देना पड़ेगा इंश्योरेंस को, इसलिए पीटी लगाते हैं। तो अगर पूछेगा कि वाई यू आर अपेंडिंग अ पीटी मॉडिफायर विथ सीपीटी कोड व्हेन स्क्रीनिंग कन्वर्टेड इनटू द थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक, तो क्या जवाब होगा? यूज मॉडिफायर पे पीटी। पीपीटी इसलिए लगाते हैं कि को पे और डिडक्टेबल अमाउंट पे ना करना पड़े। अच्छा। राइट। मतलब पूछा कि पीटी क्यों लगाओगे, स्क्रीनिंग से डायग्नोस्टिक में हो रहा है तो क्यों लगाओगे, व्हाट इज द रीजन? तो उसके हम्म। पीछे रीजन है कि
it will impact on the payment or finance. So patient will not pay the deductible amount or co-pay. मतलब या ठीक। सिंपल बोल दो कि हाँ, पेशेंट को इंश्योरेंस को पैसे नहीं पेमेंट मिलेंगे ना, पैसे नहीं मिलेंगे ना इंश्योरेंस से। पैसे नहीं देना पड़ेगा, मिलते नहीं है वो जनरली, वो पेशेंट हाँ को क्या मतलब, करना देना हाँ पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अभी आप बोल रहे थे कि कुछ गाइडलाइन है, आप कौन सा वाला, वो कौन सा था? वो हो गया, आपने करा दिया। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि वो 33 और पीटी हाँ, वाला। यही बोल रही थी कि जो पीटी है वो हम मेडिकेयर में इस्तेमाल करते हैं, और जो 33 है वो हम कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करेंगे। 33 प्रिवेंटिव सर्विस के लिए था, ओके। तो ये अच्छा, पीटी का समझ प्रिवेंटिव। आया ना, ये स्क्रीनिंग को कन्वर्ट करेगा डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक में। आप कोड बता दिया था कौन कौन से हैं, वो आप यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है। नॉन मॉडिफायर क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट इंटेंट, सर्जन मस्ट डॉक्यूमेंटेड स्क्रीनिंग इंटेंट फॉर द क्लेम प्रोसेसिंग विदाउट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अंडर द एसीए। मतलब ये डॉक्टर को खुद बताना पड़ेगा। 33 क्या बोलता है? फॉर द प्रिवेंटिव सर्विसेज विद द USPTSTP एंड A and B रेटिंग्स आइडेंटिफाई द सर्विस बाय द, ये इनका इंटरनल को सर्टिफिकेशन होता है। तो उस केस में ये क्या करेंगे कि 33 लगाएंगे। नॉन मेडिकेयर मतलब क्या है? जो मेडिकेयर नहीं होंगे, राइट, या नॉन मॉडिफायर्स इसमें आता है। और यहाँ क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा? स्क्रीनिंग colonoscopy converted to the polyp removal via the smear action use this smear techniques वाला। और उन्होंने क्या किया है? 33 लगाया, स्क्रीनिंग मोटे पॉलिप्स और बिल इतना अपेंडिक्स, राइट। तो अदर हम्म। देन मेडिकेयर अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि क्लियरिटी आई थी, तो हम क्या लगाएंगे? 33 लगाएंगे। मतलब स्क्रीनिंग कन्वर्ट हो रहा है थेरापेटिक में, स्क्रीनिंग कन्वर्ट हो रहा है डायग्नोस्टिक में, ठीक है। ठीक है। अब कुछ कंडीशन होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, क्रोनिक पॉलिप्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, इनके डिफिनेशन दिया हुआ है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब चीजें किससे रिलेटेड हो जाएगा? कोलोनोस्कोपी वगैरह से रिलेटेड होगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मैलिग्नेंट न्यूरोप्लाज्मा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कोलाइटिस, डायबिटिक, तो ये सारे कंडीशन आपको क्या समझ, ये मेडिकल नेसेसिटी मेट करेंगे किसके लिए? कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए, ठीक है। हम्म। सीपीटी कोड है, कुछ ऐसे कोड अरेंज हुआ है। स्क्रीनिंग होगा तो हाई रिस्क वाले हैं, नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया और विथ बैरियम इनेमा, तो इसके ये कोड है। डायग्नोस्टिक होगा तो ये वाला सीपीटी कोड होगा। रिमूवल है, फॉरेन बॉडी है, बायोप्सी और सिंगल ये जाएंगे। लीजन हॉट और बायोप्सी ये वाला है। लीजन बाय द स्नेयर टेक्निक्स ये वाले यूज करेंगे। डायलेशन हो रहा है तो बायलोनिंग है। डायलेशन विथ स्टैंड है तो ये कोड है। सब म्यूकोसल प्रोसीजर है तो इंजेक्शन रिसेक्शन का है। एवोल्यूशन का कोड है। अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर अगर हो रहा है उसके साथ कोड है लिमिटेड और फाइन नेडल है। तो इस तरह से आपके ये कोड सेटअप है जो हमने सीपीटी बुक में देखा हुआ है। तो ये एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाना कि किस तरह है, ठीक है। कोई डाउट? सेम है ये ऊपर वाला में भी। ये किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमोटा तो ओपनिंग के थ्रू है। ऊपर वाला किसके थ्रू था? नेचुरल के लिए, राइट। तो यहाँ स्क्रीनिंग का भी है। और डायग्नोस्टिक होगा तो क्या कोड होगा? 44388। रिमूवल होगा तो इनके 44 सीरीज है, ओपन वाला मेथड, राइट। रिसेक्शन होगा, डायलेशन होगा, तो आप क्या चेक करोगे कि कोलोनोस्कोपी नेचुरल ओपनिंग है या अलग से हुआ? उसके लिए अलग से होगा तो अलग से कोड है, ठीक है। जो ही ये वाला पता चला अभी आपको, ये शायद नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ये नहीं किया था मैंने। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसे हो रहा है, रिमूवल है, तो इनके भी कोड अलग से, ठीक है। हाँ हाँ। सर स्टोमा को ऑस्टमी भी बोल सकते हैं ना? राइट राइट। तो आप देखोगे ना वो लिखेगा कि रेक्टम से गया, एनस से गया, ऐसे उसके केस में लिखेगा स्कोप इंसर्टेड थ्रू स्टोमेटा, और कुछ ऐसे टर्म आएगा, ठीक है। या स्टमक या कुछ ऐसा पार्ट बताएगा। लेकिन इसमें आपको स्कोप हमेशा कहाँ से जाएगा? एनस से जाएगा, ठीक है। एनस और रेक्टस के थ्रू जाएगा, उससे आप पता चल जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। यस। ये जो हमने ट्री देखा था, थोड़ा हमने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ, ठीक है। हम्म। हम्म। डायग्नोस्टिक होगा, कब रहेगा यहाँ पे ये लगाओगे, कब 52 जाएगा, थेरापेटिक के केस में जाएगा। क्लोनोस्कोपिक थ्रू द नेचुरल ओरिफिस, ओरिफिस मतलब ओपनिंग,
नेचुरल रहेगा तो हम ये वाला लेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा आप लोग देखोगे, आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। पढ़ लेना, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा कुछ हमारे पास क्वेश्चन आंसर है कि क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए। क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है, क्या होता है, इज कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग दैट मे अकर ड्यूरिंग द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर रिपोर्ट सेपरेटली। क्या जो जवाब दोगे? सर इंक्लूसिव होता है इसमें एंडोस्कोपी। राइट, हमने पढ़ लिया। ड्यूरिंग द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कंट्रोल ब्लीडिंग वाज परफॉर्म यूजिंग द यूनिपोलर क्यूटरी मेथड, हाउ इट विल बी कोड। ईसोफेगसस्कोपी हो रहा है, अलग प्रोसीजर हो रहा है, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है, इसको करेंगे एक्सप्लेनेशन। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सीपीटी कोड रिमूवल ऑफ द existing Nishan fundo application in order to perform the laparoscopy और esophageal fundoplasty procedure। तो इस तरह से ये आपकी जब जीआई की प्रॉपर सर्जरी करोगे तो ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज हेमोराइड्स ब्लीड बैंडिंग इज परफॉर्म नॉन बैंडिंग थर्मल। तो ये जब हम हेमोराइड्स वगैरह बाकी चीजें पढ़ते हैं उसमें देखें, ठीक है। क्लोनोस्कोपी के साथ है, ये भी हम इंटरव्यू पर्पज से इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हेमोराइड से रिलेटेड है, जो कि हर्निया हेमोराइड ये भी आता है इसमें, ये भी समझने की कोशिश करेंगे इसमें। क्लोनोस्कोपी के रिलेटेड है, ये सारी चीजें अगला सेशन में देख लेंगे। ये क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द रिपोर्टिंग एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन ईएमआर। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर इंजेक्शन दे रहा है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारा चीजें का इसके बारे में भी समझेंगे थोड़ा, ताकि आप लोगों का पूरा डिटेल में चलेगा। विजुअल क्लोनोस्कोपिक रिपोर्टिंग कैसे रिपोर्ट करते हैं, सीटी कैसे होगा, एमआरआई होगा, ये सारी चीजें देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको देखेंगे। और सिनेरियो बेस है, इसमें क्या जाना चाहिए, जो ही पढ़ो। 70-year-old Medicare patient called the surgeon office and request a screening colonoscopy. The patient previous colonoscopy was 59-year-old, was normal. Patient has a history of polyps. तो रिस्क फैक्टर हो गया। एंड पेशेंट चिल्ड्रन हैज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिप्स कॉलोन, मतलब जो पेशेंट के बच्चों में भी है, यानी कि ये रिस्क फैक्टर में आएगा। पेशेंट इज एलिजिबल फॉर अ हाई रिस्क स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। अच्छा, स्क्रीनिंग अभी क्या कोलोनोस समझ आया रिपोर्ट में, क्या समझ, मेडिकेयर है, मेडिकेयर पेशेंट है पहली चीज, दूसरा उसका रिस्क फैक्टर है, यानी कि उसको हिस्ट्री रह चुकी है। ठीक है। ये आईसीडी क्या कोड करोगे यहाँ पे? इसमें हम वो करेंगे जी 1211 है, जी या फिर Z0 एक और कोड है। चलो कोड आप निकाल लेना। वन आप टू यहाँ वन। पे क्या कोड करोगे, एक तो इस हाई रिस्क स्क्रीनिंग का कोड करोगे, अगर हाई रिस्क वाला है तो हाई रिस्क। हाई रिस्क वाला हिस्ट्री ऑफ करेंगे। द पोलिप्स फैमिली में चिल्ड्रन का ये भी कोड हाँ, रखोगे। तो फिर हम यही करेंगे 121 Z0 वन टू उसके वन बाद आप जी सीरीज का कोड जा रहा है। हाँ, टोटल क्या दे रहा है यहाँ पे, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी फॉर मेडिकेयर आइडेंटिफाई एज अ नॉन हाई रिस्क डेवलपमेंट ऑफ द कोलोरेक्टल रिपोर्टेड विद द जितना पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ द कोलन क्लोन पॉलिप बट पोलिप्स बट नॉट हाँ, कंफर्म एज अ एडिनो मैटोसिस पोलिप्स। तो मतलब मत कह रहा है कि सिर्फ उसको पोलिप्स है, बट ये पार्टिकुलर पोलिप्स होगा तो हम हाई रिस्क लेंगे। समझे क्या? तो ये नॉन हाई रिस्क लिया हुआ है। क्यों? ये नाम पॉलिप्स। एडिनो, एडिनो मतलब कैंसरस है, मेटास्टेटिक पॉलिप्स है। वो बोल रहा है उसको नॉर्मल ही पॉलिप्स था, यहाँ लिखा ना हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल पॉलिप्स। अच्छा तो ये पार्टिकुलर कोई कैंसरस या ऐसे होना चाहिए, तो उस केस में आप हाई रिस्क साइड जाओ। राइट, अच्छा, ये कैंसरियस नहीं है, नॉर्मल पॉलिप्स है, तो हम इसको हाई रिस्क में नहीं लेंगे। राइट, राइट। और ये पॉलिप्स कैसे अच्छा, होता है, इमेज के थ्रू देख लो, ये ऐसे। हाँ 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 हाँ। ठीक है, बाकी ऐसे ही है बहुत सारी चीजें, तो अगला सेशन में इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ रिपोर्ट है आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखते हैं इसको। तो आज के लिए बहुत सारा हमने थ्योरी पढ़ लिया, इससे रिलेटेड हाँ प्रोसीजर होगा, तो ये हाँ, आपका कुछ रहेगा। बाकी जो थोड़ा बहुत और रिलेटेड है उसको हम देख लेंगे। क्लियर है? ठीक, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो, चलो और बताओ कोई क्वेश्चन इससे अदर देन ये सब आप लोगों को मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, और ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ये हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर भूल जाएंगे इसको। ठीक है।